केमिस्ट्री का वो कौन सा पार्ट है बेटा जो तुम्हारी नैया को पार लगा सकता है? केमिस्ट्री में वो कौन सा ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके लिए न्यूमेरिकल्स तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छे से तैयार करने हैं? कौन कौन से ऐसे फॉर्मूले हैं जिनको बहुत ज्यादा ढंग से समझने की जरूरत होगी? वो कौन कौन सी नेम रिएक्शंस हैं जो तुम्हें इस तरह से याद हो जाए कि अगर कोई तुम्हें नींद में उठाकर भी पूछ ले तो तुम उस रिएक्शंस को बिल्कुल सही तरीके से बता पाओ। यह केमिस्ट्री तुम्हें इसलिए टफ नहीं लग रही है कि यह केमिस्ट्री टफ है, बल्कि तुम्हें यह केमिस्ट्री इसलिए टफ लग रही है क्योंकि तुमने अपने आप को यह समझा दिया है कि यह केमिस्ट्री मेरे बस की तो बात नहीं है। तो एमपी बोर्ड ने जारी कर दिया है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए केमिस्ट्री का सैंपल पेपर, और इसी सैंपल पेपर को लेकर तुम लोगों को बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि भैया इस सैंपल पेपर पर कितना विश्वास किया जाए। क्या इसी सैंपल पेपर के हिसाब से 2026 बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री का पेपर आएगा? और पेपर आएगा तो क्या वो पेपर इजी होगा या फिर पेपर का लेवल बहुत टफ होने वाला है? और केमिस्ट्री में कौन सा वो चैप्टर है जिसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो सबसे ज्यादा टफ आने वाले हैं, या फिर वे कौन से न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिनकी तुम्हें सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, या फिर वे कौन कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिन पर तुम्हें सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो ये सारे डाउट्स और इस सैंपल पेपर को लेकर सारा रिव्यू आज के इस वीडियो में होने वाला है। तो जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अरिविहान के चैनल पर पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत काम का होने वाला है 2026 बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री में 70 में से 70 नंबर लाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि पेपर किस तरह से होने वाला है 2026 बोर्ड एग्जाम में तुम्हारा केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाएंगे? तो 2026 के इस बोर्ड एग्जाम के पेपर में तुमसे टोटल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि तुम्हारे सैंपल पेपर में भी टोटल 20 प्रश्न दिए हुए हैं। अब इन 20 प्रश्नों में कितने समय तुम्हें दिया जाएगा इन 20 प्रश्नों को हल करने के लिए? तो पिछली बार की तरह ही या हर बार की तरह ही इस बार भी एग्जाम में तुम्हें पूरे 3 घंटे का समय मिलेगा 20 प्रश्नों को हल करने के लिए। और ये जो 20 प्रश्न है, ये 20 प्रश्न तुम्हें कितने नंबर के पूछे जाएंगे, मतलब कि ये जो केमिस्ट्री का पेपर होगा यह तुम्हें कितने नंबर दिला सकता है अगर तुम 100% मेहनत करो और पूरी ईमानदारी के साथ में मेहनत करो। तो पूरा पेपर 70 नंबर का तुमसे पूछा जाएगा। हर बार की तरह इस बार भी केमिस्ट्री का पेपर 70 नंबर का पूछा जा रहा है और 20 प्रश्न उससे पूछे जा रहे हैं। पर याद रखना कि ये जो 70 नंबर है, इन 70 नंबर को लाने के लिए तुम्हें बहुत ईमानदारी के साथ में मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, क्योंकि 3 घंटे में तुम्हें 20 प्रश्नों को हल जो करना है। ठीक है, चलिए अभी देख लेते हैं भैया कि वे 20 प्रश्न कौन कौन से हैं और किस किस तरह के वो 20 प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले तुमसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे, यानी कि सही विकल्प पूछे जाएंगे। 6 सही विकल्प तुमसे पूछे जाएंगे और हर एक सही विकल्प के लिए तुम्हें 1 नंबर मिलेगा। अब ये सही विकल्प कौन से चैप्टर से आ सकते हैं, कौन से ऐसे सही विकल्प है इंपॉर्टेंट जो तुम्हें तैयार करने होंगे, तो इसकी सारी जानकारी तुम्हें अरिविहान के चैनल पर मिलती है। हर एक लाइव वीडियो में हम डिस्कस भी करते हैं कि कौन से सही विकल्प किस चैप्टर से, कौन से पार्ट से सही विकल्प पूछे जा सकते हैं। तो इन 6 नंबर के सही विकल्प के लिए तुम्हें, हर एक सही विकल्प के लिए अगर 1 नंबर मिलता है तो 6 सही विकल्प में तुम्हें टोटल 6 नंबर मिल सकते हैं, जो कि इस सैंपल पेपर में भी दिए हुए हैं। इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी आपसे 6 प्रश्न रिक्त स्थान के रूप में पूछे जाएंगे और हर एक प्रश्न के लिए तुम्हें 1 नंबर मिलेगा। तो 6 प्रश्नों के लिए तुम्हें 6 नंबर रिक्त स्थान से भी मिल सकते हैं। इसके बाद में ट्रू फॉल्स यानी कि सत्य असत्य भी तुमसे 6 सत्य असत्य पूछे जाएंगे और हर एक सत्य असत्य के लिए तुम्हें 1 नंबर मिलेगा। तो सत्य असत्य के लिए भी तुम्हें 6 नंबर मिलेंगे। सत्य असत्य के लिए भी तुम्हें 6 नंबर यहां से देखने को मिलेंगे। इसके बाद में बात करें सही जोड़ी यानी कि मैच द कॉलम की,
तो मैच द कॉलम तुमसे 5 नंबर में पूछे जाएंगे और 5 नंबर में तुम्हें इन मैच द कॉलम में टोटल 5 नंबर देखने को मिलेंगे। 5 नंबर तुम्हें मैच द कॉलम यानी कि सही जोड़ी से मिल सकते हैं। इसके बाद में जो तुम्हारे वन वर्ड या एक शब्द या एक वाक्य के प्रश्न आएंगे वो तुमसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर एक प्रश्न के लिए तुम्हें 1 नंबर मिलेगा। यानी कि वन वर्ड यानी कि एक शब्द या एक वाक्य के प्रश्नों के लिए तुम्हें हर प्रश्न के लिए 1 नंबर मतलब कि 5 नंबर यहां से मिलेंगे। इस तरह से तुम्हें ऑब्जेक्टिव की बात करें हम यानी कि 1 नंबर वाले 1 मार्कर की बात करें तो टोटल ऐसे 28 1 मार्कर 28 नंबर के लिए तुमसे पूछे जाएंगे, जो कि एक पेपर का बहुत बड़ा वेटेज होता है, जो कि तुम्हें पास भी करवा सकता है। ये 28 नंबर अगर तुमने बहुत अच्छे से तैयार कर लिए तो तुम्हें पासिंग नंबर तो यहीं से मिल सकते हैं। इसके बाद में 15 सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे जिसमें अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। अब ये अति लघुत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और लघुत्तरीय कौन कौन से चैप्टर से पूछे जाएंगे उसकी चर्चा अभी थोड़ी ही देर में करेंगे। पहले ये देख लो कि आपसे ये जो अति लघुत्तरीय यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर है, अति लघुत्तरीय कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 7 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर एक प्रश्न के लिए तुम्हें 2 नंबर मिलेंगे, यानी कि 14 नंबर तुम्हें अति लघुत्तरीय प्रश्न से मिल सकते हैं। इसके बाद में लघुत्तरीय प्रश्नों की बात करें तो 4 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे और हर एक प्रश्न के लिए 3 नंबर मिलेंगे। हर एक प्रश्न के लिए तुम्हें 3 नंबर मिलेंगे। 4 प्रश्न और हर एक प्रश्न का 3 नंबर यानी कि 12 नंबर तुम्हें लघु उत्तरीय यानी कि शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन से मिल सकते हैं। इसके बाद में आपसे दीर्घ उत्तरीय जिसका टेंशन तुम्हें सबसे ज्यादा होता है कि इतने बड़े बड़े आंसर और इस तरह के कठिन आंसरों को किस तरह से सॉल्व करना है और तुम्हें इन आंसरों में कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो इसमें तुमसे पूछे जा सकते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के रूप में, कौन से वे चैप्टर्स हैं जिनसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बन सकते हैं। अभी थोड़ी ही देर में जब हम पूरे पेपर का एनालिसिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इस पूरे सैंपल पेपर में तुम्हें समझ में आएगा कि इस साल, चूंकि इस साल तुम्हारे बोर्ड एग्जाम का लेवल भी थोड़ा सा अप होने वाला है तो उसकी भी चिंता है। और एक चिंता तो यही है कि भैया ये दीर्घ उत्तरीय इतने बड़े हैं तो कैसे सॉल्व करें। तो दीर्घ उत्तरीय टोटल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर एक प्रश्न के लिए तुम्हें 4 नंबर मिलेंगे। तो इन 4 प्रश्न कौन कौन से हैं जो कौन कौन से चैप्टर से आ सकते हैं उस पर भी अभी चर्चा करेंगे। तो इस तरह से तुम्हें 15 सब्जेक्टिव और 28 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम 2026 में केमिस्ट्री के पेपर में। और यही पैटर्न पिछले साल भी फॉलो हुआ था, क्योंकि पिछले साल पेपर थोड़ा टफ आया था, है ना। तो इस साल पेपर का लेवल क्या होगा, किस तरह से होगा, उसकी चर्चा अभी थोड़ी देर में करते हैं। तो अंत तक बने रहना बहुत जरूरी है। चलिए भाई, तो देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न यहां पर देखने को मिल रहा है कि ऑक्सीकरण की परिभाषा और एक उदाहरण सहित लिखिए, या इसी के और में अथवा में पूछा गया है कि अपचयन की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। या इंग्लिश में इसी को हम बात कर, राइट द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन विथ एग्जाम्पल, या फिर राइट द डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन विथ एग्जाम्पल। तो यह जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा गया और यह जो क्वेश्चन है यह सेकेंड चैप्टर से है आपका, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि विद्युत रसायन से यह क्वेश्चन पूछा गया है 2 नंबर के लिए। तो अब यहां से एक बात और समझ में आ रही है कि विद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हमें डेफिनेशंस पर बहुत फोकस करना है, डेफिनेशंस याद करनी है, ताकि ये जो 2 नंबर का प्रश्न हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तो उसे हम आसानी से हल कर सकें। इसके बाद में अगला प्रश्न की अगर हम बात करें तो क्रोमियम 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, यानी कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम 24, या इसी के और में पूछा गया है सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त करने का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यह जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है, यह क्वेश्चन भी आपका कौन से चैप्टर से पूछा गया? चैप्टर नंबर 4 से पूछा गया है, यानी कि डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट या डीएमएफ ब्लॉक के तत्वों से यह प्रश्न पूछा गया है 2 नंबर के लिए। तो यहां से एक बात और समझ में आती है
कि डी एंड एफ ब्लॉक के तत्वों से भी 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो उस हिसाब से हमें इस चैप्टर को भी पढ़ना है, छोटी छोटी डेफिनेशन और छोटे छोटे क्वेश्चंस को ज्यादा फोकस में लाना है। इसके बाद में अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो 3D श्रेणी में जेडेन का संक्रमण तत्व क्यों नहीं माना जाता है, कि 3D श्रेणी का जो जेडेन तत्व है उसे हम संक्रमण तत्व क्यों नहीं बोलते हैं। तो यह प्रश्न भी आपका 4 नंबर के चैप्टर से यानी कि डी एंड एफ ब्लॉक के तत्वों से पूछा गया है। इसके बाद में अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, प्रश्न क्रमांक 9 की, किलेट संकुल क्या होते हैं, एक उदाहरण सहित लिखिए। तो यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न 5वें नंबर के चैप्टर यानी कि उप सहसंयोजन यौगिक यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पूछा गया है। और इसी के ओर में पूछा गया ये प्रश्न भी 5वें नंबर के चैप्टर से है, हेट्रोलेप्टिक संकुल क्या होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो यह दोनों प्रश्न 5वें नंबर के चैप्टर यानी कि उप सहसंयोजन यौगिक से देखने को मिल रहे हैं। तो यहां से एक बात जरूर हमें और समझ में आ रही है कि केमिस्ट्री में ऊपर वाले और वाले दोनों तरह के प्रश्न एक ही यानी कि सेम चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो अगर हमारी तैयारी उस हिसाब की रही तो हमें चाहे ऊपर में कोई भी क्वेश्चन पूछे या अथवा में कोई भी क्वेश्चन पूछे, हम दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब चूंकि बोर्ड एग्जाम में एक ही क्वेश्चन लिखना होता है, तो जो बेहतर हमसे तैयार होगा वो क्वेश्चन हम लिख कर आ सकते हैं। इसके बाद में और आगे हम बात करें 2 नंबर के क्वेश्चंस में, तो अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है वह आपके 8वें नंबर के चैप्टर यानी कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल से पूछा गया है, जिसमें आपको अभिक्रियाएं दी हैं कि इस अभिक्रिया को पूर्ण करना है। तो यहां से एक बात याद रखना, जब भी इस चैप्टर को पढ़ो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल को, तो यहां से अभिक्रियाओं के कन्वर्जन पर ज्यादा ध्यान दो कि अगर आधी अभिक्रिया दे दी तो उसे पूरी कैसे करनी है। अगर कोई अभिक्रिया में आपको अभिकारक दे दिया, उत्प्रेरक दे दिया, तो उसका क्या उत्पाद बन सकता है, इन बातों पर हमें ध्यान रखना और अपनी तैयारी को इसी हिसाब से रखना। और इसी चैप्टर से एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि रजत दर्पण परीक्षण पूछा गया है, जो कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न के लिए भी बहुत ज्यादा तैयारी हमें रखनी, और इससे रिलेटेड इस चैप्टर में और कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं, उन पर भी हमें बहुत फोकस करना है। इसके बाद में और आगे हम बात करें तो अगला जो 2 नंबर का प्रश्न है वो आपसे 9वें चैप्टर से पूछा गया है, जिसमें और वाला यानी कि अथवा वाला प्रश्न भी उसी चैप्टर का है। इसके बाद में और जब थोड़ा और आगे हम बढ़ेंगे तो उसके अगला प्रश्न यानी कि 12वें नंबर का जो प्रश्न है वो भी 9वें चैप्टर से पूछा गया है। तो 9वें चैप्टर से 2 प्रश्न 2-2 नंबर के पूछे गए हैं, यानी कि इस चैप्टर से हमें हर एक छोटी अभिक्रिया को, हर एक छोटे टेस्ट को, क्योंकि यहाँ पर एक परीक्षण भी पूछा गया है कार्बिल एमीन अभिक्रिया जिसे हम आइसोसाइनाइड परीक्षण कहते हैं, तो इस पर भी हमें बहुत फोकस करना है। इसके बाद में और थोड़ा आगे हम जब बढ़ते हैं 3 नंबर के प्रश्नों की तरफ यानी कि लघुत्तरीय प्रश्नों की तरफ, तो लघुत्तरीय प्रश्नों में आपसे विद्युत रसायन यानी कि दूसरे नंबर के चैप्टर से एक और प्रश्न पूछ लिया गया, फेराडे साहब का नियम। तो हमें विद्युत रसायन में हर एक नियम को याद करना है, चाहे वो फेराडे का नियम हो, चाहे वो कोलराज साहब का नियम हो। तो इन नियम को हमें याद रखना है, क्योंकि अगला प्रश्न ही कोलरोस लॉ से संबंधित पूछा गया है। इसके बाद में 3 नंबर में अगला प्रश्न पूछा गया है 5वें नंबर के चैप्टर यानी कि उप सहसंयोजन यौगिक से, जिसमें आईयूपीएससी नाम पूछे गए हैं, अथवा में भी और ऊपर भी। तो कई बार ऐसा देखा गया है इस चैप्टर से कि या तो तुम्हें सूत्र दे दे और उसके आईयूपीएससी नाम पूछ ले, या आईयूपीएससी नाम दे दे और सूत्र लिखना बोल दे। तो हमें ध्यान रखना है कि दोनों तरीके से हमें याद होना चाहिए, सूत्र देखकर नाम लिखना और नाम देखकर सूत्र लिखना भी। तो इस चैप्टर में हमें आईयूपीएससी नाम पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं, और आगे जब हम बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न जो 3 नंबर का आपसे पूछा गया है, वह 3 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है भैया, यहां पर एकेसी यानी कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले चैप्टर से फिर से 3 नंबर में एक और प्रश्न यहां से तुमसे पूछ लिया गया, यानी कि 8वें चैप्टर से फिर एक और प्रश्न पूछ लिया गया। इसके बाद में जब और थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं तो
आपसे 10वें नंबर के चैप्टर यानी कि बायोमोलिक्यूल्स यानी कि जैव अणु, जो कि बायोलॉजी के बच्चों का बहुत फेवरेट चैप्टर है, उससे 3 नंबर का प्रश्न पूछा गया। और आगे जब हम बढ़ते हैं 4 नंबर के प्रश्नों की तरफ, तो 4 नंबर के प्रश्नों में विलियन चैप्टर यानी सॉल्यूशन चैप्टर से हर बार 4 नंबर का प्रश्न आता ही आता है। लेकिन चूंकि एमपी बोर्ड अपना लेवल अप बढ़ा रहा है, तो इसी 4 नंबर के प्रश्नों को पूछने का तरीका बदल रहा है। अब वो 4 नंबर के प्रश्नों को तोड़कर पूछ रहा है, तो उसके लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अरिविहान ने उसकी भी व्यवस्था पूरी तरह से कर दी है। और उस व्यवस्था का नाम है संभव बेच। क्यों भैया, संभव बेच में क्या क्या हो सकता है? तो बेटा संभव बेच जैसा कि चल रहा है, 50 दिनों में पूरा सिलेबस करवा रहे हैं, और उन 50 दिनों में ही तुम्हें हर एक चैप्टर की लाइव क्लासेस मिलेगी, जिसमें उन लाइव क्लास में इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, फिर उसी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ऐसे न्यूमेरिकल्स जो तुम्हारी बोर्ड एग्जाम में स्प्लिट करके तोड़कर पूछे जा रहे हैं, वे सारे प्रश्नों को किस तरह से पूछे जा सकते हैं जो तुम्हारी बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं 4 नंबर के लिए, उसकी सारी तैयारी अरिविहान पर करवाई जा रही है। तो एप्लीकेशन से पढ़ो और इन 4 नंबर के या इन डिफिकल्ट क्वेश्चन जो कि न्यूमेरिकल्स टफ सॉल्व करना सबसे ज्यादा टफ लगता है, इनको भी आसान बनाने की मुहिम में जारी शामिल हो जाओ। इसके बाद में हम बात करते हैं, तो अगला प्रश्न भी आपसे विलियन चैप्टर से पूछा गया, यानी कि पहले चैप्टर से पूछा गया। इसके बाद में 4 नंबर का एक और प्रश्न आपसे तीसरे चैप्टर यानी कि रासायनिक बल गति की केमिकल काइनेटिक्स से पूछा गया है। इसके बाद में और थोड़ा जब आगे हम बढ़ते हैं, तो आपसे जो अगला प्रश्न है जो कि 4 नंबर में पूछा गया है, पूरा पूरा 4 नंबर में, वो प्रश्न आपसे एल्कोहल फिनॉल यानी कि ईथर यानी कि 7वें नंबर के चैप्टर से पूछा गया है। तो इस एनालिसिस से हमें एक बात तो समझ में आ गई है कि किस चैप्टर से कितने नंबर के और सबसे ज्यादा कौन से चैप्टर से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में अगर बेटा हम बात करें कि केमिस्ट्री, क्योंकि हर एक बच्चे को केमिस्ट्री में अलग अलग प्रकार से अलग अलग पार्ट उसका फेवरेट होता है, तो फिजिकल केमिस्ट्री से कितने नंबर मिल सकते हैं अगर इन 3 चैप्टर सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स को कोई बच्चा तैयार करता है, तो बेटा ये तीनों चैप्टर मिलाकर तुमको 23 नंबर यानी कि 23 मार्क्स दिला सकते हैं। इसके बाद में बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें सिर्फ 2 चैप्टर हैं, उन 2 चैप्टर को अगर कोई बच्चा बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करता है, तो वो 2 चैप्टर मिलकर पूरे के पूरे 14 नंबर यानी कि 7-7 नंबर के दोनों चैप्टर्स उसको 14 नंबर दिला सकते हैं। इसके बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो सबसे ज्यादा टफ लगती है, सबसे ज्यादा रिएक्शन यहीं से भूलते हो, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरे के पूरे 33 नंबर दिलाएगी, यानी कि 5 चैप्टर मिलकर पूरे के पूरे 33 नंबर तुमको दिला सकते हैं। तो इन तीनों पार्ट को, केमिस्ट्री को मिलाकर अगर कोई अच्छे से तैयारी करे, तो पूरे 70 नंबर यहां से तुम प्राप्त कर सकते हो अपनी बोर्ड एग्जाम में। तो अंत में बस यही कहना चाहेंगे कि इस सैंपल पेपर को मद्देनजर रखते हुए अपनी केमिस्ट्री की तैयारी को बहुत अच्छे से, बहुत ईमानदारी के साथ में करना, और कहीं पर भी डाउट आए तो अरिविहान आपके साथ में खड़ा है। संभव बेच में आपको हर वो चीज मिलेगी जिससे कि तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओ।